नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। फ्राइडे का सेशन बहुत ही वॉलेटाइल रहा। मार्केट थोड़ा गैप अप हुआ और उसके बाद थोड़ा उसने गैप फिल किया और एक वन साइडेड वे में पूरा ऊपर ऊपर ही ऊपर चलता रहा। और ये देख रहे हैं आप, 2-2 मिनट में ये आप अगर देखें तो 65-65 पॉइंट्स की कैंडल्स दिख रही हैं। ये आपको ये देख रहे हैं, 2-2 मिनट्स कैंडल्स हैं सिर्फ। और ये ऑलमोस्ट 50 to 100 पॉइंट्स की कैंडल्स बनी और पूरा दिन ऊपर ही चलता रहा, पूरा उसको पुश किया जाता रहा। और 1:20 पे लगभग 1:30 बजे के लगभग एकदम से मार्केट क्रैश हुआ और 25,820 से सीधा ये 25,485 के आसपास आ गया। लगभग लगभग ये 350 पॉइंट्स ऊपर से टूट गया। और फिर उसके बाद एक और मूव आना शुरू हुआ जो उसको अपने डे हाई से भी ऊपर ले गया और ऊपर ही क्लोजिंग भी दी है। अब अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में तो ये क्लियर कट इंडेक्स मैनिपुलेशन का हिस्सा है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है ये। अगर कोई कहे कि ये नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है, नहीं ये तो अक्सर होता रहता था या पहले भी होता था, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, वो ठीक है कि अब हमारे पास ये मार्केट है, हमें इसको ट्रेड करना है। बट कोई ये कहे कि भाई ये नॉर्मल है, इट इज़ ओके, कि भाई ये नेचुरल मूवमेंट है मार्केट की, ऐसा माना नहीं जा सकता है। किसी भी तरीके से माना नहीं जा सकता कि एक बार को मार्केट पुश किया जाए और उसके बाद 350 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरा दी जाए, वो भी बिना किसी न्यूज़ के। और उसके बाद वो पूरा ना ही उसको पूरा ये जो मूव है उसको फुल फिल कर दिया जाए, जबकि मार्केट उसके भी ऊपर चला जाए। सो मेरी मेरे राय में तो ये एक मैनिपुलेशन का ही साइन है। इसको ही ऐसे ही ट्रेड्स अभी आने वाले दिनों में बढ़ते ही जाएंगे। आपने पिछली बार देखा था कि एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ था, मार्केट एकदम से 400 पॉइंट 450 पॉइंट पिछले निफ्टी एक्सपायरी में शूट कर गया था विद इन अ मैटर ऑफ 30 मिनट्स। इस बार क्या हुआ, इन द मैटर ऑफ 30 मिनट्स मार्केट जो है, 30 मिनट्स भी नहीं है, ये लगभग 10 मिनट्स ही हैं, मार्केट 350 पॉइंट नीचे चला गया और उसको फिर से ऊपर धकेल दिया गया। तो दीज आर नॉट नॉर्मल, ये साइंस हैं पूरे मार्केट में अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग कहाँ पोजीशन हैं, लोगों की क्या थॉट प्रोसेस है, मार्केट अब क्या बता रही है, ये हमें कुछ बता रही है, इस मार्केट को समझना चाहिए। जब भी ऐसे मूव्स आने शुरू होते हैं तो दीज थिंग्स पॉइंट टू द एक्सेसेस प्रेजेंट इन द मार्केट, चाहे वो लिक्विडिटी के हो, चाहे वो जो बड़े मार्केट ऑपरेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके उनके पास जो एक्सेस पैसा है उसका यूजेज हो, या फिर जो रूल्स को बेंड करके मनी को जो बनाने के जो तरीके हैं उसके लिए हो। डिफरेंट डिफरेंट जो टाइम होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े टॉप्स बनते हैं, वहाँ पे अक्सर ऐसा ही देखा गया कि कोई ना कोई तरीके से मार्केट ये सब चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। ये अब हमें ही समझना है कि ये हमें क्या दिखा रहा है। आई होप कि आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि अब हम लोग अपने मार्केट का एकदम टॉप बनने की तरफ हम लोग आ रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ उसके बारे में आगे बात करेंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और आप जानते ही हैं कि उसको यू ऑपरेट कैसे किया गया, ऑपरेट किया गया बैंक निफ्टी के थ्रू। अब देखिए, सेंसेक्स में प्रीमियम बहुत बढ़ गए, बट आप बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखिए, जिसमें मैंने बैंक और बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों को मैंने साथ साथ रखा है। अब ये देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलरली बढ़ रहे थे। ये रेड वाला जो है बैंक निफ्टी है और जो ब्लू वाला है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर है। मार्केट नीचे आया, दोनों साथ में नीचे भी आए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि निफ्टी स्पॉट भी नीचे आ रहा था और निफ्टी फ्यूचर भी ब्लू वाला नीचे आ रहा था। उसके बाद क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जब एक्सपायरी होने ही वाली है 245 के आसपास, बैंक निफ्टी शूट आउट कर रहा है। ये देखिए, बैंक निफ्टी शूट अप कर रहा है, बैंक निफ्टी रुक गया यहाँ पे। ठीक, बैंक निफ्टी फ्यूचर रुक गया यहाँ पे और सिर्फ स्पॉट ऊपर बढ़ता जा रहा है। कितना? इतना कि ऑलमोस्ट 0.75% का दोनों में कंपैरेटिवली डिफरेंस आ गया।
ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये देखिए ऐसे इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें 10 बजे से, कि ये 0.44% ही फ्यूचर बढ़ा है, और स्पॉट जबकि 1% बढ़ गया है। तो इसका फायदा किस चीज को हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडेक्स में स्पॉट में खरीदारी हो रही थी, स्पॉट में खरीदारी तो कैसे होगी? जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनको खरीदा जा रहा था, जैसे एच डी एफ सी बैंक को खरीदा जा रहा था। यहाँ पे एक बार एच डी एफ सी बैंक लेके आते हैं। ये देखिए एच डी एफ सी बैंक तो नहीं था ज़्यादा। आईसीआईसीआई बैंक, जैसे आईसीआईसीआई बैंक को देखिए एंड में खींचा गया, तो जो हैवी वेट है उसको खींचा जा रहा था ऊपर, स्पॉट में बाइंग हो रही थी, बट बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग नहीं हो रही थी। तो इसका फायदा कहाँ हुआ? इसका फायदा हुआ सेंसेक्स की कॉल्स में। उसमें सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स में भी तो जो बैंक निफ्टी कंपोनेंट है उनका उनका वेटेज है ना। तो जब बैंक निफ्टी का सिर्फ स्पॉट बढ़ा, यानी कि बैंक्स में खरीदारी शुरू हुई, तो सेंसेक्स के कॉल्स के प्रीमियम बढ़े, बट बैंक निफ्टी फ्यूचर नहीं बढ़ा, इसलिए बैंक निफ्टी में लोगों की पैसे नहीं बने। अब आप सोचिए कि जो बंदा एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता होगा, तो वो क्या बोलेगा कि यार आज सेंसेक्स एक्सपायरी है तो मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो मैं हीरो जीरो नहीं करता हूँ। तो क्या हुआ, उसके तो पैसे बहुत कम बने। पैसे किसके बने? जिन्होंने सेंसेक्स में मूवमेंट कराई। सेंसेक्स को मूवमेंट कैसे कराई गई? बैंक निफ्टी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनमें बाइंग करके। तो ये समझने की जरूरत है कि ये होता है, और ये अक्सर होता देखा गया है। कब? जब भी मार्केट जो है अपने जो टॉप टॉप की तरफ बढ़ रहा होता है ना, तब तभी ये देखा गया है हमेशा ही। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी मुझे लग रहा है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म टॉप जिसको बोलेंगे, उसकी तरफ। एक बार देखते हैं, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। मंथली चार्ट ले लेते हैं निफ्टी का। ठीक है, बड़ा इजी है, लाइन चार्ट लगा रखते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट 85 का लेवल छू रही है इस टाइम। आरएसआई 85 के भी ऊपर ही है, राइट। पिछली बार आप देखते जाइए कब कब छुआ था बैंक निफ्टी ने ये लेवल। ये एक टाइम है, कौन सा है? दिसंबर, अक्टूबर 2007। उसके पहले कब छुआ था? उसके पहले छुआ था यहाँ पे, मार्च 92, हर्षद मेहता स्कैम। सो निफ्टी में आरएसआई इतना ओवर बॉट कभी भी नहीं हुआ है एक्सेप्ट नियर द टॉप्स। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है। क्या यहाँ पे एक, ये देखिए, एक डाइवर्जेंस डेवलप होती है आने वाले कुछ महीनों में? समझ रहे हो ना? देखिए अगर आप देखेंगे चार्ट तो आपको समझ आ जाएगा। डाइवर्जेंस क्या होता है आपको पता ही है, कि आर एस आई इज मेकिंग लोअर लोज, लोअर हाइज, वाइल योर प्राइस इंडेक्स इज मेकिंग हायर हाइज। तो अगर ये ऐसा ही कुछ डेवलप, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसा ही डेवलप होता है इस बार, कि ऐसा चांस भी नहीं मिलता है। मुझे लग रहा है कि ऐसा चांस नहीं ही मिलेगा, ऐसा क्लियर कट। बट बहुत हाई चांसेस हैं कि अब यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म टॉप की तरफ बढ़ गए हैं। ऐसा टॉप कि जो आने वाले कुछ ईयर्स तक वो दोबारा टॉप यहाँ पे नहीं बनेगा। देखिए 2008 में जो टॉप बना था, वो 2013, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के बाद जाके वो टॉप निकला है। तो यानी कि अगर 2024 चल रहा है, तो यानी कि 2030 तक मार्केट नीचे ही रहे। आप कहेंगे भाई ये नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड के पास पैसे हैं, फलाना है, ढिम करना है। ठीक है, वो सब अपनी जगह है, बट मार्केट्स ऐसे ही वर्क करती हैं। और वैसे भी हमारा जो टारगेट है 26,150 का, वो अब बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो वो मुझे लग रहा है कि ये टारगेट तो अचीव होगा ही, और ये फाइनल अपने हो सकता है कि 27,000 भी चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट वी आर ऑलमोस्ट लाइक टुवर्ड्स इन द एंड गेम, जैसे वो आयरन मैन बोला था ना, वी आर इन द एंड गेम नाउ, वैसा ही है, अभी हम लोग अभी एंड गेम में है। सिमिलरली स्मॉल कैप में भी वैसा ही है।
स्मॉल कैप में भी जो हायर हाई है वो ऑलमोस्ट 85 का लेवल पे पहुंच चुका है। अपने जो प्रीवियस हाई है इससे ऊपर जब भी जाता है तो एक डाउनवर्ड मूव आता ही आता है, जैसे 2000 जनवरी 2022 में आया था। यहाँ पे इंडेक्स में दूसरे में देख लेते हैं, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। निफ्टी मिड कैप, आई थिंक उसका जो है पुराना डेटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें। इसका भी नहीं, ये सब इंडेक्स नहीं ही है। गिव मी वन सेकेंड प्लीज। ये वाला, यस। इसमें भी वही है कि जब भी आपका जो निफ्टी है, अभी तो देखिए हाईएस्ट आरएसआई पे है आज तक। एनएसएन मिड कैप इंडेक्स इतना हाई गया ही नहीं है। उस तभी ही उससे पहले ही सेलिंग आ गई है। तो अगर अब पहुंच गया है, उसका प्रीवियस हाई को ब्रीच कर 90 के आरएसआई पे है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कितनी ही तेजी अब बची होगी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी टॉप बन गया, बट वी आर इन द जोन राइट नाउ। हम लोग उस तरफ ही बढ़ गए हैं अब कि अब नया पैसा डालने से पहले आप प्लीज़ 10 बार सोचें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल सलाह मत लें, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई खरीद लो। ये आपका अपना पैसा है, मैं कोई स्टॉक खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ, बट आपको इसके लिए अपना सोचना चाहिए कि क्या करना है अब। पूरा ये वही खेल चल रहा है इस बार भी, जो लो बना था, लो को प्रोटेक्ट कर लिया। पूरा एल्गो बेस्ड मार्केट ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब अपने को भी नेक्स्ट वीक में क्या करना चाहिए? ये ट्रेड शो चलते रहेंगे। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड की हमने बात की थी यहाँ पे कि भाई 1100 2530 का लेवल बोला था। ऑब्वियस लेवल था यहाँ पे उस टाइम। एक ऐसी लाइन लगी हुई थी कि टूटेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। ऑलमोस्ट 2621 रुपये पे डॉलर पे पहुंच चुका है अभी। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये 2700 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, सिल्वर देख लेते हैं एक बार। सिल्वर भी ब्रेकआउट दे चुका है। अगर वीकली देखेंगे तो इसमें ब्रेकआउट आ ही चुका होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो अब लग रहा है मुझे कि सिल्वर कैचअप करेगा, जिसकी बात हमने पिछली बार की थी कि पहले गोल्ड बढ़ता है और फिर सिल्वर फिर कैचअप खेलता है। ठीक है, तो बाकी रिलायंस ठीक है, कुछ खास कर नहीं रहा है अभी। और बैंक आप जानते हैं, हाँ एक बात डिस्कस करनी भूल ही गए। लास्ट वीक फेड ने रेट काट दिए, आप सबको पता ही है कि क्या हुआ है। उसने 50 बेसिस पॉइंट रेट्स कट कर दिए हैं, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि एक बाउंस आया है यील्ड्स में। ठीक है, वो आना ही था क्योंकि हम लोग काफ़ी नज़दीक थे। और अब 10 ईयर यील्ड में जो हमने बात की थी उस दिन के, जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा अब देखिए बढ़ता जा रहा है कि 59.74 हो गया। ऑलमोस्ट 15 बेसिस पॉइंट का इसमें ये डिफरेंस आ चुका है 10 ईयर्स और 2 ईयर्स में। और जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही जो रिसेशन आने के चांसेस हैं वो और ज़्यादा कंफर्म होते जाएंगे। अभी मार्केट में इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बट ठीक है, मेजोरिटी इज़ ऑफ एंड रॉन्ग। जब निफ्टी 20-21 हज़ार पे था तो मैंने ही 26 हज़ार के टारगेट बोले थे, और बिफोर दिवाली बोले थे। जब आई थिंक लास्ट दिसंबर जनवरी की बात है, उस टाइम पे लोग 16 हज़ार 17 हज़ार की बात कर रहे थे। बट अभी 26 हज़ार है तो लोग 30 हज़ार की बात कर रहे होंगे। बट हमें, आप जानते हो क्या करना है, हमें अब धीरे धीरे अपना पैसा निकालते रहना है हर बाउंस के ऊपर। जैसा कल का बाउंस था, अच्छा पैसा निकालने का दिन था, मंडे को आएगा। अभी आने वाले 2-3 महीने ऐसे ही आएगा। सो जो यूएस ऑयल देख लेते हैं। यूएस ऑयल एक फिर से बाउंस देना शुरू किया है। ये बहुत ही ना, आपको बताऊं, ये एक मुझे लग रहा है कि एक ये ना एक वो हो गया अब। ये लास्ट वो है पूरी इस पजल का ना, जिग्सॉ पजल का। इस टाइम पूरे मार्केट में क्या कर रहा है, ये ऑयल लास्ट पीस है। जिस दिन ये 80 के ऊपर निकलेगा, यहाँ पे यूएस ऑयल जो है, WTI क्रूड, तो समझ लीजिएगा कि रिसेशन 100% कन्फर्म है। ये लास्ट पजल है जो अभी फिट नहीं हुआ है और बहुत नीचे है। सो बस ये भी मुझे लग रहा है कि अब ये जो बाउंस देगा तो इस बार ये तगड़ा बाउंस देने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, गोल्ड सिल्वर तो ऊपर जा ही रहा है। सो और तो मुझे लग नहीं रहा। एक बार बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कि अभी ट्रेडिंग क्या कर सकते हैं हम।
ट्रेडिंग क्या, बैंक निफ्टी का, सॉरी पहले निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का एक सिंपल सा है, कोई ज़्यादा करना नहीं है। एक ये बहुत अच्छा लेवल बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि एक बार को यहाँ पे ये फिर से रीटेस्ट करने आएगा नेक्स्ट वीक 630 के आसपास जो लेवल है। तो अगर ये यहाँ से 200 पॉइंट नीचे, यानी कि 630 625 इस लेवल में नीचे इसको रीटेस्ट करने आए, तो यहाँ पे बाइंग करें, और फिर नेक्स्ट लेग अपवर्ड्स के लिए इसको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आए हम लोग, और फिर देखा जाएगा उसके बाद क्या होगा। बट अभी उसमें वो जो डिप होगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे अभी भी लग रहा है कि अभी थोड़ी जगह बाकी है इस पूरे जो ये वेव स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें थोड़ी जगह और अभी बाकी है। ठीक है, तो ये निफ्टी, निफ्टी हो गया सिंपली 25 600 के आसपास का लेवल है, यहाँ पे आए तो बाइंग करनी है। शॉर्ट वॉट कभी कम ही करें तो वो अच्छा रहेगा, अभी तो कुछ है नहीं ज़्यादा शॉर्ट करने लायक, क्योंकि ये मेल्टअप फेस है, इसमें सब कुछ ऊपर जाएगा तो आप जो भी शॉर्ट करेंगे अपने हाथ जला लेंगे, और जब एक्चुअल शॉर्ट करने का टाइम आएगा तब आपके पास पैसे नहीं बचे होंगे। बैंक निफ्टी में भी वही है, काफ़ी देखो 54,000 टच कर गया। सबसे हंसी वाली बात इसमें ये है, कहाँ गया इधर, कि 9 सितंबर को ये 50 400 पे था, और ऑलरेडी 7 सवा 7% बैंक निफ्टी इंडेक्स उससे भी ज़्यादा ऊपर चल चुका है पीछे पिछले 10 दिन में। ठीक है, किसी को ये नॉर्मल लगता है, ठीक है नॉर्मल है भी, बट ये इंट्राडे मूव थोड़े से अजीब है, चलता है। तो आप अपना जो ट्रेडिंग है उसको थोड़ा सा केयरफुल होकर रखें, क्योंकि मार्केट्स में मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और इन्वेस्टमेंट के जो आपके जो भी ट्रेड्स हैं, सौदे हैं, उनको ना ही करें तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। डिफेंस सेक्टर में आप जान ही रहे हैं, एच की मैंने आपसे बात की थी, आई थिंक ग्रुप में डाला था। तो ये मुझे लग रहा है कि एच जो है ये अभी 3700 के भाव के आसपास ये आने के चांसेस हैं। एक बार बॉक्स बना देते हैं 3700 का, लग रहा है कि इस बॉक्स में आने के चांसेस हैं इसके, के तब सोचा जाएगा कि बाइंग करनी भी है कि नहीं करनी है। जबकि फेवरेट था स्टॉक, मैंने तभी बोला था लास्ट जून जुलाई में कि अभी जो बजट के बाद अब जो दूसरे जो सेक्टर्स हैं जो फेवरेट्स नहीं थे वो चलेंगे, और रिटेल फेवरेट्स जैसे डिफेंस एंड रेलवेज वो अब नहीं चलेंगे, उनके चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए वही हुआ है ऑलमोस्ट, आप सबका पोर्टफोलियो डाउन ही हो रहा होगा, क्योंकि हम लोगों के पास, सबके पास रेलवेज और डिफेंस स्टॉक्स ही हैं ज़्यादातर। आईरिडा हो गया, आई सपोज आईरिडा एक फेवरेट स्टॉक है, वो भी नीचे ही है ऑलमोस्ट। देखिए आराम से, मतलब पता भी नहीं चला है, और आईरिडा जैसा स्टॉक, अच्छा स्टॉक जो है मुझे भी अच्छा लगता है, वो 26% डाउन है, पता ही नहीं चला और ऐसे ही कट गया है। 26% कोई स्टॉक कट जाना बड़ी बात होती है। सिमिलरली आईआरएफसी में भी देखिए, कुछ पता ही नहीं चला है और स्टॉक ऑलमोस्ट कल की ना 30% डाउन है, ऑलरेडी ऑलरेडी बेयर मार्केट में है ये स्टॉक्स। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ऑल टाइम हाई बनाने की खुशी मना रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये अब नया हाई बनाएगा जो हमारे ये सब स्टॉक्स ऊपर आ जाएंगे। ये सब स्टॉक्स ऊपर नहीं आएंगे, हम ये स्टॉक अभी नीचे की डाउनवर्ड ट्राजेक्टरी पकड़ेंगे, जबकि निफ्टी कहीं भी जाएगा। तो जो अपने स्टॉक सिलेक्शन है उसको थोड़ा ध्यान रखें, और अगर इनमें कोई अप मूव आता है, डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू भी मैं उसी कैटेगरी में लूँगा, क्योंकि पीएसयू में कुछ थोड़े बेटर स्टॉक्स हैं अभी भी जिनमें थोड़ा सा है, बट स्टिल वैसे ही हैं, गिव और टेक। सो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अपना ये जो पीएसयूज हो गए, रेलवे स्टॉक्स हो गए, इनको अब थोड़ा अभी अभी आएंगे ना रेलवे स्टॉक्स, अभी सितंबर आ गया ना, अब रेलवे स्टॉक्स थोड़ा सा चलेंगे जब बजट के आसपास को, तो उसका ध्यान रखें, उस रैली में निकलने की कोशिश करें, ऐड ना करें उस रैली में। ठीक है, उस रैली को ये सोचें कि ये मेरा एग्जिट चांस मिल रहा है। भेल एकदम अपने सपोर्ट के आसपास है, हो सके तो ले लें इसको, थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा ही है, 267.6 चल रहा है, और आपका 250 का स्टॉप लॉस होगा, 10 12 रुपए का, 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आपका, तो उसमें अगर हो सकता है कि दोबारा से ये 300 के लेवल की तरफ बढ़ जाए, बट ठीक है, नया पैसा मत डालें, मैं तो आपको यही राय दूंगा।
एनीवेज, ट्रेडिंग अपनी जगह है, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है, इन दोनों राय हम बात हमने कर ली है। इन्वेस्टमेंट के लिए नया पैसा ज़ीरो डालना है, प्रेफरेबली एसआईपी भी रोक देनी है अभी। उसका लॉजिक सिंपल है कि निफ्टी अभी 26, मान लो कि मैं इंडेक्स लेता हूँ, मान लो मैं स्मॉल कैप लेता हूँ या मिड कैप इंडेक्स लेता हूँ, राइट। कहाँ गया स्मॉल कैप निफ्टी, ये रहा। मान लो मैं 18,600 पे लेता हूँ, इसका एक बार मंथली चार्ट लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में इजी रहे। मान लो मैं इसमें आज मैं एसआईपी कर रहा हूँ अभी। मान लो 6 महीने में अगले मैंने 50,000 एसआईपी करी। एक इंडेक्स जो है वो पिछले 4 साल में 3,000 से 18,500 हो गया है, तो रफली वो 6 गुना से ऊपर हो गया है पिछले 4 साल में। ठीक है, 6 गुना हो गया है। मान लेते हैं कि ये यहाँ से 25,000 चला जाए, सपोज 22,000 चला जाए। ठीक है ना, मान लो 25,000 22,000 चला भी जाएगा अगले आने वाले 1 साल में, तभी कितना मूव है सोच सकते हो आप। अगर 25,000 भी चला गया ना, तो भी सिर्फ 35% का मूव है आने वाले 2 साल में। जाएगा नहीं वो मुझे पता है कि अभी नहीं जाएगा, बट अगर मैं बहुत ही ज़्यादा बेनोवेलेंट हो जाऊं और बोलूं कि भाई ये नहीं, ये 3,000 वाला 25,000 हो जाएगा अगले आने वाले 1 साल में, तो कितने गुना हो गया, 8 गुना हो जाएगा। हाईली अनलाइकली। और अगर हो भी गया तो सिर्फ 30% 35% रिटर्न ही बनेगा मेरा। आज के जो मैं पैसे में डाल रहा हूँ ना, मैं आज का पैसा जो मैं डाल रहा हूँ उसमें सिर्फ 30% रिटर्न ही बनेगा। और जबकि पिछले 4 साल में वो 6 गुना हो गया है। समझ रहे हो डिफरेंस। अगर आने वाले 2 साल में ये 25,000 भी हो जाता है ना, तब भी सिर्फ 30% रिटर्न बनेगा। और वो इतना हाई रिस्क लेने लगे। स्मॉल कैप तो हाई रिस्क है ना, हाईएस्ट रिस्क तो स्मॉल कैप है। तो स्मॉल कैप में मैं आज और आने वाले 6 महीने में इन्वेस्ट करता हूँ, तब भी मेरा आने वाले 2 साल में 30%, यानी कि समझ लो कि 15% का ही कैगर है। तो मेरा अपसाइड बहुत लिमिटेड हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा अपसाइड तो बहुत लिमिटेड है, बट मेरा डाउन साइड बहुत ज़्यादा ओपन है। डाउन साइड मान लो कि अगर ये कुछ नहीं तो यहाँ से 10,000 भी आ जाता है, तब भी मेरा डाउन साइड मेरा बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो। तो ये रिस्क रिवॉर्ड की जो बात है ना, वो आपको समझनी ही चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एसआईपी में डालने से पहले भी 10 बार सोच ले। अब मैं सोशल चैनल पे हूँ, यूट्यूब वीडियो पे हूँ, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि 10 बार सोच लें, पर मेरा मतलब यही है कि आप ना ही लगाएं तो वो बेटर है। ठीक है ना। स्टॉक्स स्पेसिफिक रहे वो फिर भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी माहौल बिल्कुल सही नहीं है। आई नो बहुत कम लोग बोलेंगे, टीवी पे तो कोई भी नहीं बोलेगा, राइट। बट मुझे लगता है कि आपको संभालना, आपको चेताना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि आप फिर नहीं तो बोलेंगे हम लोग कि भाई रिटेल इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर का के बारे में कोई नहीं सोचता है। ठीक है, क्योंकि ये पॉडकास्ट ही रिटेल इन्वेस्टर का है, तो हमें तो सोचना है ना अपने बारे में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए नया पैसा मत ही डालें, अच्छा है। एसआईपी को कुछ महीने के लिए, 1 साल के लिए स्टॉप करें। पैसा इकट्ठा हो उसमें, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और की जा सकती हैं। आपके पास पैसा अगर इकट्ठा है तो आप उस, मुझे तो लगता है कि प्रॉपर्टी लेना अच्छा टाइम है। अगर कोई गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना, वो भी अच्छा टाइम है। वो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर दोबारा। देखते हैं कि ये अभी नेक्स्ट एक्सपायरी क्या रंग दिखाएगी। पिछली बार तो बहुत ही ज़बरदस्त, ये आपको याद होगा कि 15 में 15 मिनट 1 घंटे में ही क्या मूव आ गया था यहाँ पे। ऐसा ही मूव कुछ ऐसा इधर पे भी आया, पर फिर भी मैंने बोला था क्योंकि मार्केट अप गई है, सो नो वन केयर्स। यहाँ पे भी मार्केट अप गई है तो नो बडी केयर्स। अगर यहाँ मार्केट और यहाँ पे 2500-300 पे आई होती तो हाहाकार मच चुका होता अभी तक, कह रहे देखो लोगों को लूट लिया। ठीक है, चलिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने दोस्त वगैरह से प्लीज़ शेयर करें जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें, नया पैसा डालें या ना डालें। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच।